अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम और हमारे पास आज की क्लास में एक सवाल है समर 2021। देखें, मैं आपको बार बार एक चीज़ के ऊपर रिटेलिएट करूंगा कि यार हमारा एक वीकली एजेंडा बन चुका है C52 का, C56 का। हमने पूरे कोर्स को वीकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हर वीक का एक एजेंडा है और बड़ा ही रियलिस्टिक एजेंडा है। एक दो आइजाज आपने पढ़ने होते हैं, कुछ लेक्चर्स हैं वो देखने होते हैं। मैं मजीद उस वीक में आपके साथ प्रैक्टिस सेशन में इन्वॉल्व होता हूँ, आपको क्विजेस देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, ताकि हम ये असेस कर लेंगे हमारी तैयारी कैसी है। हर वीक हम तैयारी करेंगे तो पेपर से पहले जो 2 महीने की छुट्टियाँ मिलेंगी तो उसमें हम इंशाल्लाह पेपर को पास कर सकेंगे। सही है, तो ये हमारा प्लान है। अल्हम्दुलिल्लाह C52 में भी फॉलो हो रहा है, C56 में भी फॉलो हो रहा है। एक सवाल मैंने आपको 4-5 सवाल दिए थे अच्छे ऑडिट प्रोसीजर्स के, एक एक करके उनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। समर 2021 का क्वेश्चन नंबर 4A सवाल क्या है? सवाल यह है कि ड्यूरिंग द ऑडिट योर ऑडिट टीम वाज इन्फॉर्म्ड दैट ऑन 1 जनवरी 2021 FL entered into a sale and leaseback agreement with the Arabian Leasing Company for its head office property situated at the Premier Commercial Hub. FL sold the property to ALC at fair value with a useful life of 30 years as assessed on the date of sale. Subsequently, ALC leased back the property to FL for a period of 10 years. सवाल की रिक्वायरमेंट है स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर्स। देखें, अगर ऑडिट प्रोसीजर आपने करना है, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं बार बार आपसे कहूँगा, ये जो हमारे पास प्रोसीजर्स की टेक्निक थी, ये जो हमारे पास प्रोसीजर की टेक्निक थी, ये टेक्निक बड़े आराम से यूज़ हो सकती है। बस इन टेक्निक्स को आपने अप्लाई करना है। जब भी इस तरीके का सवाल आए, फॉर एग्जांपल अगर मैं सवाल में देखूं और मैं अपने पास टेक्निक देखूं तो मेरे पास एक टेक्निक है IFRS की, ठीक है, एक टेक्निक है मेरे पास IFRS की। ये टेक्निक मुझे लाजमी हेल्प कर सकती है। इस टेक्निक को जॉट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। सही है, ट्रांजेक्शन हो क्या रही है भाई? ट्रांजेक्शन हो क्या रही है? ट्रांजेक्शन हो रही है सेल, ट्रांजैक्शन हो रही है सेल एंड लीज बैक से। ये दो अलग ट्रांजैक्शन है। अच्छा, अगर ये सेल है, अगर तो ये ट्रांजैक्शन सेल ट्रांजैक्शन, तो इसका मतलब है IFRS 15 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और IFRS 15 क्या कहता है? IFRS 15 ये कहता है कि आप ये असेस कर लें कि क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है और क्या कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है, क्या कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है। इफ द आंसर इज यस तो ठीक है जी, ये सेल है, इसके अगेंस्ट आपने एक रेवेन्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो कैसे कैलकुलेट होगा उसके पे ऊपर आ जाए। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास लीज बैक। सही है, जब ये लीज बैक है तो इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ रेंटल पेमेंट्स होंगी, हमारे पास कुछ डिस्काउंट रेट होगा। इनके बेसिस में जो फ्यूचर लीज पेमेंट को डिस्काउंट करके दो चीज़ें रिकॉग्नाइज करनी पड़ेंगी। एक मुझे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा राइट टू यूज एसेट, और एक मुझे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा लीज। मतलब IFRS को अगर मैं देखूं तो IFRS 15 रेवेन्यू की भी इंप्लीकेशंस है, राइट टू यूज एसेट की भी है, लीज लायबिलिटी की भी है। ये मेरे पास सारी चीज़ आ रही। जब राइट टू यूज एसेट होगा तो फॉर एग्जांपल ये डेप्रिशिएट भी होगा, इसके अगेंस्ट एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी रिकॉर्ड आएगा। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ये चीज़ों को जॉट डाउन करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने इस तरीके से करनी है, ठीक है। जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी तो आपने कहा यार अच्छा, आप मुझे बात बताएं। अब मुझे एक चीज़ जल्दी से बता दें, कैसे पता चलेगा, ऐसा क्या डॉक्यूमेंट देख लूँ जिससे पता चल जाए कि हाँ जी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है। ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट देखूं जिससे पता चल जाए? तो यार बड़ी सिंपल सी बात है, आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, कोई ना कोई एग्रीमेंट इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। क्यों एग्रीमेंट इंस्पेक्ट करना पड़ेगा? टू इवेल्युएट कि क्या वाकई में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हुई है, क्या वाकई में मेरा कंट्रोल, मेरे एसेट का कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका है कि नहीं हो चुका। इस चीज़ को असेस करने के लिए आपने एग्रीमेंट इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर आए, ये जो आपके पास रेंटल पेमेंट है फ्यूचर की, जो डिस्काउंट रेट है, ये कहाँ से पता चलेंगी? इसके लिए भी आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। और क्या इंस्पेक्ट करना पड़ेगा? इसके लिए आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा लीज एग्रीमेंट, ठीक है। ये लीज एग्रीमेंट्स वगैरह आपको इंस्पेक्ट करने पड़ेंगे। इसी तरीके से डिस्काउंट रेट है तो आपने ये चेक करना होगा कि डिस्काउंट रेट का इम्प्लिसिट इन द लीज है कि नहीं है, क्या ये अजम्पशन रीजनेबल है कि नहीं है। अच्छा, इसके बाद तो ये 2-3 प्रोसीजर्स तो मैंने लिख दिए बच्चों, लेकिन और क्या लिख सकता हूँ मैं? अगर आपको याद हो थोड़ा सा FFR में कि जी अगर ये सेल है, अगर ये वाकई में सेल है, जब सेल होगा तो उसका मतलब है कोई ना कोई गेन ऑन डिस्पोजल भी रिकॉर्ड होगा, और वो गेन ऑन डिस्पोजल क्या आप सारे अमाउंट का रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं सर, सारे अमाउंट को तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज सर आप लीज बैक करके अपनी बुक्स में एक राइट टू यूज एसेट भी तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब है टेक्निकली स्पीकिंग आपका एसेट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। जिस प्रोपोर्शन के तहत वो डिस्पोज ऑफ हुआ है, जितने से आपके वैल्यू कम हुई है, उतने तक आप गेन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और उसके लिए अगर आपको याद होगा तो फेयर वैल्यू का डिटरमाइन करना बड़ा ज़रूरी था मेरे बच्चों, फेयर वैल्यू का डिटरमाइन करना बड़ा और आप सोचें, वापस से आ जाए इस टेक्निक के ऊपर,
जल्दी से इस टेक्निक के ऊपर आ जाए। अगर फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना जरूरी है, फेयर वैल्यू के बगैर नहीं हो सकता, तो मुझे बताएं कौन से प्रोसीजर मुझे हेल्प कर सकते हैं। मुझे मैनेजमेंट एक्सपर्ट के प्रोसीजर्स भी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं बार बार आपसे कहूंगा ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा। मेरे सारे लेक्चर में आंसर रीडिंग नहीं है, ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़्यादा है, किस तरीके से सोचना है चीज़ों को। और जब आप सोचने लगेंगे तो आप कहेंगे अबे यार ये तो इतना आसान सवाल है कि इससे आसान सवाल कोई हो नहीं सकता। ऑल्दो सेल एंड लीजबैक इज अ कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग इशू, इज अ टेक्निकल अकाउंटिंग इशू, लेकिन अगर आपने सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा आपने कर लिया तो बड़ा आराम से आप कर लेंगे। देखें अच्छा, किताब में सेल एंड लीजबैक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। आपको आईएफआरएस ढूंढने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद एक अच्छा आंसर इसको रीड कर लेते हैं बच्चों, एक बड़ा अच्छा आंसर है, इसको रीड कर लेते हैं। अच्छा, पहला काम ये कर लेते हैं भाई, पहला काम ये कर लेते हैं, inspect sale and leaseback agreement to evaluate whether the performance obligation has been satisfied and the control has been transferred। जो थोड़ी देर पहले आप रिवाइंड करिएगा उसको, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायग्राम बनाई थी, सही है। If the performance obligation is satisfied, inspect the agreement to verify the following: sale proceed, लीज रेंटल्स, लीज टर्म, डिस्काउंट रेट। मुझे राइट टू यूज एसेट और लीज लायबिलिटी के लिए 4 चीजें दरकार होती हैं, 4 वेरिएबल्स दरकार है, तो मैं एग्रीमेंट से ढूंढ के ये सारी चीजें ढूंढ लूंगा। अच्छा सुनिएगा, एक अदद एग्रीमेंट पहले मैं ये देख रहा हूं कि क्या ये सेल है, और अगर है ठीक है तो फिर दूसरी अदद में मैं जाकर ये देख रहा हूं कि क्या जो लीज के लिए मुझे चीजें डिटरमाइन करने की जरूरत है, क्या वो सारी की सारी चीजें एग्रीमेंट में मुझे मिल सकती है, मैं ये ढूंढ रहा हूं। Recalculate the present value of the future lease payment and the right to use asset। जब आपके पास लीज रेंटल्स भी हैं, आपके पास लीज टर्म भी है, आपके पास डिस्काउंट रेट भी है, आपको पता है आपने 100 रुपए हर महीने या हर साल देने के लिए 5 साल तक देने, उसको आप डिस्काउंट कर सकते हैं। अच्छा, inspect the expert report and also evaluate the competency, capability, independence, finding and conclusion are relevant and reasonable, assumptions are reasonable, source data is accurate and complete। अगला काम मेरे प्यारे बच्चों आप ये कर लें। फेयर वैल्यू क्यों? बिकॉज जब आपके पास ट्रांजैक्शन होने जा रही है, आपको फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना जरूरी है। वो जो गेन के अमाउंट कितना आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसके लिए फेयर वैल्यू आपको डिटरमाइन करना मैंडेटरी है आपके लिए, सही है। Recalculate the gain on the disposal to ensure the gain on disposal is not recorded on those portion that has been retained। Right to use asset has been depreciated based on the lease term of the agreement। ये आपने चेक कर लिया। If the performance obligation is not satisfied, अब ये दूसरी चीज, अगर ये सेल है ही नहीं, ensure that the asset is not recognized in the financial statement and the amount received has been classified as financial liability and is recorded and is accounted for as per IFRS 9। क्यों? बिकॉज अगर ये सेल ही नहीं है तो इसका मतलब है एसेट मेरा है। जब एसेट मेरा है तो सामने वाले ने टेक्निकली स्पीकिंग मुझे फाइनेंसिंग करी हुई है, तो ये आपको IFRS 9 के हिसाब से फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों एक सवाल था, सवाल की ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहे हैं, सवाल के अच्छा आंसर भी कर रहे हैं। तो 15-20 मिनट आपने मेहनत करनी है, थोड़ी बहुत मेहनत मैं करूँगा, और उसके बाद जब मिलाएंगे हम तो हमारा इंशाल्लाह आंसर अच्छा होगा और पता हमें चल जाएगा हमारी कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। 5 सवाल दिए थे मैंने आपको इस वीक के, अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम वो वाला सवाल भी डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।